ये लो माँ, हमने पेपर तैयार करवा लिए हैं। बस आप जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। पढ़ी लिखी सुधा जी ने जैसे ही कागज़ पढ़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधा जी ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोली, मैं इन कागज़ों पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी। माँ, हस्ताक्षर तो आपको करने ही पड़ेंगे। कहते हुए दोनों बेटे उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। उनकी बदतमीजी देख सुधा जी से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने बेटों के गाल पर कई थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही बेटों की आंखें बाहर आ गई। सुधा जी का ऐसा भयानक रूप देखकर दोनों बहू के होश उड़ गए। दरअसल सुधा जी के पति गोविंद जी ने मरने से पहले उन्हें बहुत समझाया था, सुधा, अपने बेटों के मोह में इतना पागल मत हो, क्योंकि यह कलयुग है। इसमें अपने ही बेटे धोखा दे जाते हैं। आप कैसी बातें करते हैं? मेरे दोनों बेटे तो हीरा है और वह अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी है। मुझे अपने बच्चे, अपनी परवरिश, अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। आप ना जाने किन लोगों की बातों में आ जाते हैं। बेकार लोगों से मिलते हो आप। अपने ही बेटों पर शक करते रहते हो। सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। मेरे दोनों बेटे मेरे ऊपर जान देते हैं। अभी तो देते हैं, पर जब बुढ़ापे में दुख तकलीफ होगी तब सब दूर हो जाते हैं। तुझे भरोसा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, तेरा भरोसा कभी ना टूटे। आज पुरानी बातों को याद करके सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज सुधा जी अपने पति गोविंद जी को बहुत याद कर रही थी। आज के दिन 1 साल पहले उनका निधन हो गया था। वह समझाते रहे, पर सुधा ने उनकी एक बात न मानी। आज जब उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है तो सुधा जी खुद भी मन से टूट गई है। उनकी आंखों से अब बात बात पर आंसू बहने लगते हैं और पुरानी बातें दिमाग में घूमती ही रहती है। गोविंद जी और सुधा जी का ब्याह जब हुआ था तो दोनों नासमझ थे। सुधा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और गोविंद जी नौकरी करते थे, पर उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी पत्नी थोड़ा पढ़ लिख जाए ताकि भविष्य में वह किसी पर निर्भर नहीं रहे। सुधा जी को परीक्षा दिलाने और पढ़ने के लिए वह पूरे परिवार से लड़ गए थे। दादी और माँ ने समझाया भी था कि अब पढ़ लिख कर क्या करेगी, अब तो ब्याह हो गया है, पर उन्होंने सुधा जी की पढ़ाई पूरी करवाई और बच्चे भी बाद में किए। गोविंद जी की समझदारी भरे फैसले के बाद सुधा जी माँ बनी और एक एक करके 2 बच्चों को जन्म दिया। वह खुद भी पढ़ाई करती और बच्चों को भी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। अपने बच्चों की परवरिश में सुधा जी अकेले ही लगी रहती। गोविंद जी को तो अब इतना समय ही नहीं मिलता था। अपनी नौकरी और घर के राशन पानी और सब्जी की व्यवस्था गोविंद जी खुद ही करते थे। सुधा जी केवल घर का काम और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों बच्चे मोहित और विशाल बड़े हो रहे थे। गोविंद जी खुद नौकरी करते थे तो वह चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर लें ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत देर रात तक का काम करने लगे। उनका मेहनताना अलग से मिलता था। दोनों बच्चे पिता से ज़्यादा माँ के ही करीब थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई और देख रेख सब सुधा जी की जिम्मेदारी थी। 10वीं पास करने के बाद मोहित ने शहर के ही अच्छे स्कूल से पढ़ने की इच्छा जताई। अपने बचत से बाहर था, फिर भी दोनों ने बच्चों की इच्छा और भविष्य को देखते हुए उसमें उसका दाखिला करा दिया। वहाँ के बच्चों के साथ रहकर मोहित रोज नई मांग करने लगा, तू तो वहाँ पढ़ने गया है और यह खर्च भी हम किसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यह ज़रूरी है, तो फिर हम बाकी खर्चे और सो कहाँ से पूरे करेंगे। सुधा जी ने उसको कई बार समझाया और वह उसी दिशा की ओर ले आई। फिर मोहित ने पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया और उसके स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आए। फिर उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। बाद में मोहित बैंक में मैनेजर बन गया। वहीं विशाल उससे 3 साल छोटा था। वह भी पढ़ाई में होशियार था। उसकी इच्छा थी कि वह कॉलेज में प्रोफेसर बने और बच्चों को शिक्षित करे। उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माता पिता दोनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब बच्चे अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो जाते हैं। मोहित की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और विशाल भी अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया। बच्चे साथ में होते तो बहुत कुछ करने के लिए होता है। बहुत से काम होते हैं जो अधूरे होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते माता पिता कब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। इस बुढ़ापे का एहसास अकेले रहकर ही आता है। अब सुधा जी एकदम खाली हो गई। यूं लगा लो कोई घर में काम ही नहीं है। कुछ समय बाद बड़े बेटे की शादी हो गई। अंजना घर की बड़ी बहू बनकर आ गई।
बहू के आने से उन्हें सुकून मिला कि बहू आई तो घर संभाल लेगी, लेकिन यह क्या, शादी के 4 दिन बाद ही बड़ा बेटा पत्नी को लेकर चला गया कि बैंक से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली और खाने पीने की परेशानी होगी। बहू को तो जाना ही था। सुधा, तुम व्यर्थ का मोह ना रख, बेकार ही रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, सुधा जी को उनके पति ने समझाया। कुछ साल बाद छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की शादी कर ली और वह तो 2 दिन भी नहीं रुका, क्योंकि कॉलेज में परीक्षा शुरू होने वाली थी और उसका वहां जाना जरूरी था। मेरी पत्नी यहाँ अकेली क्या करेगी। छोटा बेटा भी अपनी पत्नी को लेकर चला गया। सुनो जी, मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू के पास रहने चली जाऊं, मुन्ने को भी खिला लूंगी। गोविंद जी को तो छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने अपनी कंपनी की कैंटीन में खाने का प्रबंध किया और सुधा जी बड़े बेटे के घर चली गई। वहाँ सबकी व्यस्त दिनचर्या थी। अंजना उन्हें रसोई में जाने ना देती थी और अपने हिसाब से खाना बना कर रख देती थी। हालांकि यह खांसी एलर्जी की थी जो शहर की धूल मिट्टी से हुई थी। अपने ही पोते को लाड करने के लिए तरस जाती थी। एक दिन उनका पोता रोए जा रहा था। सुधा जी से देखा नहीं गया और उन्होंने पोते को अपनी गोद में ले लिया। सुधा जी की गोद में मुन्ने को देखते ही बहू उन पर चिल्लाकर पड़ी, माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, आप मुन्ने को मत लिया कीजिए, सारा दिन खांसती रहती हैं आप, क्या पता आपको कौन सी बीमारी है। कहते हुए बहू ने पोते को उनकी गोद से छीन लिया। सुधा जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। माँ, अब मेरी तरफ क्या देख रही हैं आप, सही तो बोल रही है अंजना, इतनी अकल तो आप में भी होनी चाहिए। बेटे की बात सुनकर सुधा जी सन रह गई। बेटे और बहू के व्यवहार से उनका मन बहुत आहत हो गया और कुछ दिन बाद वे वापस गांव आ गई। कुछ समय बाद सुधा जी और गोविंद जी छोटे बेटे के घर अचानक पहुंच गए। अरे माँ, पापा, आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ, कम से कम एक फ़ोन तो कर देते। सुधा जी को लगा कि उनके जाने से विशाल खुश हो जाएगा, पर इसका उल्टा ही हुआ। बड़े बेटे और बहू की तरह उनका भी माथा ठनक गया। माता पिता को आए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि बेटा और बहू, आज शाम को हमारे दोस्त के घर पार्टी है, यह कहकर दोनों निकल गए। दोनों भूखे रहे और सोचा बहू आकर खाना बना देगी, पर जब रात के 10 बज गए तब वह दोनों आए और पूछा तक नहीं कि खाना खाया है या नहीं। बेटों का इस तरह का व्यवहार देखकर सुधा जी का मन परेशान था। माँ जी, अब आप दोनों यहाँ आ ही गए हो तो बैठकर मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़नी हैं, आपको घर के काम करने होंगे। बाबूजी, आप जाइए और बाजार से दूध और सब्जी ले आइए। और माँ जी, आप बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर डाल दो और फिर उसके बाद सिंक में बर्तन हैं, उन्हें भी साफ करके रख देना, मैं मुन्ने को सुला रही हूँ। बहू की बातें सुनकर गोविंद जी और सुधा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना, यह कलयुग है, इसमें ना बेटा अपना है और ना बहू अपनी है, यहाँ पर सब स्वार्थी है। गुस्से में कहकर गोविंद जी सब्जी और दूध लेने बाजार चले गए। पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और वहीं उनका निधन हो गया। हे भगवान, इन्हें भी यहीं मरना था, कहते हुए छोटी बहू ने मोहित और अंजना के पास फ़ोन कर दिया। दोनों बेटों ने सुधा जी के अकाउंट से पैसे निकलवा कर सारे कर्मकांड कर दिए। पति की मौत के बाद सुधा जी बिल्कुल टूट कर बिखर गई। गोविंद जी की कही एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी। माँ, अब से आप 1 महीने मेरे यहाँ पर रहेंगी और दूसरे महीने बड़े भैया के यहाँ रहा करोगी। पति के गम में डूबी सुधा जी बेटों के कहे अनुसार चलने लगी। 1 साल में उनकी बुरी हालत हो गई। समय से पहले वह वृद्ध भी दिखने लगी थी। बेटा और बहू ने उनकी हालत बद से बदतर बना दी। एक दिन उन्होंने बेटों से अपने घर जाने के लिए कहा। माँ, आप उस घर को भूल जाओ, इतने दिनों से भैया उसी काम में लगे हुए हैं, चुपचाप यहीं एक कोने में पड़ी रहो। लो, भैया भी आ गए। भैया, काम बन गया क्या, विशाल ने बड़े भाई से पूछा। हाँ विशाल, बस माँ के हस्ताक्षर होने बाकी है। ये लो माँ, हमने पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस आप जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। पढ़ी लिखी सुधा जी ने जैसे ही कागज पढ़े उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, सोच क्या रही हो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, हम घर बेच देंगे और उन पैसों को दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। आखिर अब आपका खर्चा भी तो हम पर आ गया है। पता नहीं पापा आपको सारी जायदाद क्यों सौंप गए, आखिर मैं तो वह जायदाद हम दोनों भाइयों की ही मिलती। बेकार ही इतनी औपचारिकता करनी पड़ी। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। यह मेरी जान है, यह मेरा घर है और यह तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी।
माँ हस्ताक्षर तो आपको करने ही पड़ेंगे, कहते हुए दोनों बेटे उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। उनकी बदतमीजी देख सुधा जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने दोनों बेटों के गाल पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए। सुधा जी का ऐसा भयानक रूप देखकर दोनों बहू के होश उड़ गए। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों ने मेरे साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल की चक्की पिसवा दूंगी। माँ के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर दोनों बेटे बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अभी तक तो मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम लोगों का था, लेकिन आज तुम्हारी इस ओछी हरकत ने मुझे जिंदगी का सबक दे दिया है। अब तुम्हारा ना मेरे घर पर और ना मुझ पर कोई अधिकार है। मैं तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल करती हूँ। बेटों और बहुओं ने उनके आगे खूब हाथ जोड़े और नाक रगड़ी, लेकिन सुधा जी ने उन्हें माफ नहीं किया। सुधा जी ने गांव में जाकर वकील से वसीयत तैयार कराई और अपने दोनों बेटों को घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने अपने घर को वृद्धाश्रम बना लिया। ऐसे लोगों के लिए जिनको बेटे बहू से मानसिक प्रताड़ना मिलती है, आज बेटों और बहू ने अपनी इस ओछी हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शायद माँ के साथ इस तरह का व्यवहार ना करते तो आज घर और जायदाद से हाथ धोना ना पड़ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।